हेलो दोस्तों, जैन लिपि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इन राष्ट्रवादियों ने परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग विनाश और आधुनिक उद्योगों के विकास को बाधित करने वाली सरकार का आर्थिक नीतियों की निंदा की। उनमें से अधिकतर ने भारत की रेलों, उद्योगों और चाय कॉफ़ी के बागानों में लगाए जाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी के आयात पर इस आधार पर विरोध किया कि उसकी वजह से भारतीय पूंजीपति दब जाएंगे और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर उसके शासन तंत्र पर ब्रिटेन की जकड़ और मजबूत होगी। उन्हें यकीन था कि विदेशी पूंजी के निवेश ने न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने विदेशी पूंजी को देश से बाहर रखने के लिए सक्रिय प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की। गरीबी को दूर करने के मुख्य उपाय के रूप में प्रारंभिक दौर के इन राष्ट्रवादियों ने भारतीय जीवन के हर क्षेत्र को आधुनिक बनाने और ख़ास तौर पर आधुनिक उद्योगों को विकसित करने का सुझाव दिया, लेकिन तीव्रगामी औद्योगिकरण के लिए सरकार की सक्रिय सहायता और शुल्क से बचाव के लिए एक नीति की आवश्यकता थी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह वित्तीय रियासतें देकर सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी नियंत्रण में चलने वाले बैंकों से ऋण और जमानत दिलवाकर तथा विदेशों से कर्जा प्राप्त करने और उसे देश में लगाने की व्यवस्था करके भारतीय उद्योग की सहायता करे, क्योंकि भारतीय पूंजीपतियों में इस्पात और खान जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक था, अतः सरकार अपनी पूंजी लगाकर उस क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा दे। औद्योगिक व्यापारिक सूचनाओं के एकत्र और प्रसारण तथा तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करे। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन राष्ट्रवादियों ने माध्यम के रूप में स्वदेशी के विचार को भी प्रचारित किया। सन 1877 के शाही दरबार में गणेश वासुदेव जोशी हाथ की बुनी विशुद्ध खादी की पोशाक में उपस्थित हुए थे। सन 1896 में महाराष्ट्र में एक प्रभावशाली स्वदेशी आंदोलन आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों ने खुलेआम विदेशी कपड़ों की होली जलाई। राष्ट्रवादियों ने सन 1875 से 1880 के बीच आयात पर शुल्क खत्म करने और सन 1894 से 96 में रुई पर आबकारी कर लगा देने के लिए विरोध अखिल भारतीय स्तर पर सशक्त आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना को उभारने और ब्रितानी शासन के वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्यों की जानकारी देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 28 जनवरी 1896 को पुणे के केसरी ने लिखा, निश्चय ही भारत को एक विस्तृत चारागाह समझा जाता है जो मात्र यूरोपियों के चरने के लिए आरक्षित है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने विधानमंडल में सन 1896 में कहा, गो भारत ब्रितानी शक्ति की शक्तिशाली बाहों में विदेशी खतरे से सुरक्षित है। पैरा उपसभापति महोदय, भारत सरकार ने हमारे महान पड़ोसी चीन को एक प्राकृतिक शिष्टमंडल भेजा है। वह शिष्टमंडल भारतीयों का चीन के लोगों के प्रति अभिनंदन और सद्भावना देकर गया है। चीन की सरकार और चीन के लोगों ने उसका जो हार्दिक स्वागत किया है, उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मुझे दुख है कि दक्षिणी अफ्रीका की जातीय नीति अभी भी जारी है और उसके कारण गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है। भारतीय इस नीति से बहुत चिंतित है, क्योंकि भारतीय दक्षिणी उद्यम के अनेक लोग दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं, किंतु यह प्रश्न अब केवल दक्षिणी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों का ही प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि उसका महत्व कहीं अधिक बड़ा और विस्तृत हो गया है। यह जातिगत आधिपत्य और जातिगत असहिष्णुता का प्रश्न है। अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों से भी अधिक अब यह अफ्रीका के रहने वालों के भविष्य का प्रश्न है। इस प्रश्न और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के निपटारे में विलंब करना समस्त मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि अफ्रीका में वहाँ के आदिवासियों और वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के बीच मैत्री भाव बढ़ रहा है। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों की उन्नति में लेस मात्र हस्तक्षेप करने की नहीं है, बल्कि जहाँ तक हो सके हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। पैरा मुझे यह भी खेद है कि श्रीलंका में बहुत दिनों से रहने वाले अनेक भारतीय मत देने के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। वे श्रीलंका के वैसे ही नागरिक होने का दावा करते हैं जैसे कि उस देश के अन्य निवासी करते हैं। श्रीलंका के साथ हमारा संबंध सहस्त्रों वर्षों से रहता आया है और हमारे संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हमने श्रीलंका की स्वतंत्रता का स्वागत किया था और हम यह आशा करते थे कि उसके लोग स्वतंत्र जाति के रूप में हर प्रकार की प्रगति करेंगे। वहाँ के की एक बहुत बड़ी संख्या को उनके अपने नैसर्गिक स्वतंत्रों से वंचित कर देने से सच्ची प्रगति नहीं हो सकती। उससे तो बहुतेरे जटिल प्रश्न और उलझनें ही पैदा हो सकती है, जैसे कि हो भी गई है। पिछले अनेक वर्षों से हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की कमी रही है और अन्न बड़ी मात्रा में बाहर से लाना पड़ा है। इस काम में संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें बड़ी सहायता मिली है और उस महान देश ने जो उदारतापूर्ण सहायता की है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। हाल के इतिहास में आज पहल चावल को छोड़कर और सब अन्नों का हमारे पास बड़ा भंडार है और हम एक बड़ा भंडार बना रहे हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमें सहायता प्राप्त हो सकेगी। इस बात का तो हमें स्वागत करना चाहिए, किंतु देश के बड़े भागों में वर्षा न होने से यहाँ के लोगों के लिए कठिन समस्या पैदा हो गई है। लगातार 5 सालों तक रायलसीमा में अनावृष्टि का कष्ट सहना पड़ा है और वहाँ आज पानी की आवश्यकता है। स्टॉप।